Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विप्लव ने एक आर्टिकल इंटरनेट पे पढ़ा जिसमें उसी के शहर के एक ड्रॉब्रिज यानी जहाजों के जाने पर बीच से खुलने वाले ब्रिज के बारे में लिखा था। कई कहानियां और किस्से ऐसे भी थे जहां कोई ऐसे ही वहां घूमने गया या सिर्फ देखने भर भी गया और अफवाहें सुनने को यह मिली कि उसकी मौत हो गई। विप्लव ने सोचा कि यहां तो जाना ही पड़ेगा। उसने सोचा कि रात 12 बजे के बाद का वक्त सबसे सही होगा, इसलिए दिन भर उसने अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करी ताकि रात को नींद उसे बिल्कुल परेशान न करे। और रात करीब 12 बजे निकल पड़ा उस ड्रॉब्रिज के लिए। वहां पहुंच के विप्लव ने पहले तो कई तस्वीरें खींची, छोटी छोटी बारीकियों को भी बड़े गौर से देखा। उसके बाद ब्रिज के ऊपर चढ़ा। देर रात तक वहां रहने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां जिसके बारे में उसने सोचा था। निराश होकर तकरीबन रात 1:30 बजे वहां से वापस निकला और 30 मिनट में ही विप्लव वापस घर पहुंच गया। सुबह उठकर चाय पीते वक्त उसे अचानक कुछ ख्याल आया तो दोबारा इंटरनेट पर वही आर्टिकल खोलकर पढ़ने लगा। एक लाइन उसमें विप्लव ने पहले पढ़ी ही नहीं थी। सारे हादसे उस ब्रिज पर रात को 1:45 से 2 बजे के बीच में ही हुआ करते थे। विप्लव तो तकरीबन 1:30 बजे ही वापस आने को निकल पड़ा था, इसलिए उसने आज दोबारा वहां जाने की सोची। और आज तो वो पूरी तैयारी के साथ जाने वाला था। दोनों कैमरास और रिकॉर्डर्स की बैटरी चार्जिंग पे लगा दी। टॉर्च के लिए 4 बैटरी और एक स्विस नाइफ भी उसने तैयार कर ली। रात होते ही करीबन 1:45 पे ब्रिज पर वो पहुंच गया। आज इस ब्रिज के बारे में कुछ तो अलग था। उस पे चढ़ते ही आज ऐसा लगा जैसे दुनिया से बिल्कुल कट गया था विप्लव। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ पानी के कलकल करके बहने की आवाज थी। लेकिन आस पास से गुजरती गाड़ियों या किसी और चीज की कोई आवाज वहां थी ही नहीं। ब्रिज पे चढ़कर कुछ ही आगे गया था जब ब्रिज के खोलने का सायरन बजा। दौड़ता हुआ वापस नीचे आया तो उसकी आंखों के सामने ब्रिज खुला, फिर वापस गिरा, लेकिन कोई जहाज वहां से गुजरा नहीं। विप्लव वापस ब्रिज पे चढ़ा और एक बार घड़ी की ओर देखा और एक बार फिर इधर उधर कुछ होने के इंतजार में देखता रहा, लेकिन कुछ भी उसे दिखाई नहीं दिया। विप्लव बिल्कुल हताश हो चुका था। तभी अचानक उसने एक छोटे शिप का हॉर्न सुना। शिप बहुत करीब था और ब्रिज पे ना तो खुलने की घंटी बजी थी और ना ही ब्रिज खुला। शिप कुछ और करीब आया तो विप्लव की जान में जान आई, क्योंकि ये इतना छोटा शिप था कि बिना ब्रिज के खोले ही ब्रिज के नीचे से बिना किसी दिक्कत के निकल जाता। ब्रिज के ठीक सामने विप्लव की नाक के ठीक नीचे से वो शिप एक तरफ से घुसा तो जरूर, लेकिन दूसरी तरफ से निकला नहीं। नदी के इस तरफ नदी का गहरा पानी
ऐसे उथल पुथल कर रहा था जैसे सचमुच जहाज निकला था। लेकिन दूसरी तरफ पानी बिल्कुल शांत था। विप्लव को 1 मिनट का वक्त लगा ये सब कुछ समझने में। उसने तुरंत टॉर्च निकाली और जिधर से उसे जहाज आता हुआ दिखा था उधर झुककर नदी में देखने लगा कि तभी उसने एक शिप के सायरन की आवाज और उसकी तेज हवा अपने पूरे चेहरे को कपाते हुए महसूस किया। पिछली बार तो एक तरफ से जहाज आता हुआ दिखा था, लेकिन इस बार न कोई जहाज आता हुआ दिखा और न ही जाता हुआ। विप्लव समझ गया था कि जो कुछ भी उसने पढ़ा वो अफवाहें नहीं, सच्चाई थी। उसने तुरंत अपनी घड़ी को देखा तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। उसकी हाथ घड़ी उल्टी चल रही थी। विप्लव बुरी तरह घबराया हुआ तो था, पर अभी भी डरा नहीं था। तभी ब्रिज खोलने की घंटी और सायरन बजने शुरू हुए। उसने नीचे जाने को चलना शुरू किया और न जाने क्यों एक बार पलट के देखा। ब्रिज बीचों बीच जहां से खोला था उसके एक तरफ तो विप्लव था और ठीक दूसरी तरफ 4 लोग खड़े थे। ब्रिज से नीचे उतर के विप्लव ने वापस ऊपर देखा तो डर और हैरानी एक साथ हुई, क्योंकि उसमें से एक आदमी सबसे पहले पानी में चीखता हुआ कूदा और पानी में किसी के गिरने की आवाज भी आई। लेकिन पानी न तो जरा सा भी हिला, न ही एक भी लहर उसमें ज्यादा बनी। इसी तरह एक एक करके बाकी तीनों भी चीखते हुए कूदे, लेकिन नदी शांति से अपनी अलहड़ चाल में बहती रही। विप्लव के साथ आज जो हो रहा था वो सब तो उसने उस आर्टिकल में भी नहीं पढ़ा था। इसी बीच ब्रिज वापस बंद होना शुरू हो गया। विप्लव दौड़ता हुआ वापस ऊपर पहुंचा। ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच जहां वो थोड़ी देर पहले खड़ा था, लेकिन पहले की ही तरह अभी भी वो इस तरफ के ही हिस्से में था। उसने एक कदम बढ़ाया और ब्रिज के दूसरे आधे हिस्से पे कदम रखा तो तुरंत ही एक अजीब सी आवाज ने उसे अपने कानों पर हाथ रख के उन्हें बंद करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आवाज अभी भी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। करीब 5 सेकंड ही यह आवाज हुई होगी, लेकिन उतने में ही ऐसा लगा जैसे जान निकल जाएगी। और आवाज रुकने पे जैसे ही आंख खोलकर विप्लव ने अपने सामने देखा तो उसने उन्हीं 4 लोगों को अपने से दूर ब्रिज के मुहाने पर खड़ा पाया, पानी में भीगे और आंखों में गुस्सा लिए, जैसे
विप्लव को ही देख रहे थे। वो सब के सब एक साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े और विप्लव की तरफ आने लगे। शायद विप्लव की जगह कोई भी होता तो वहां से उल्टे पांव तुरंत ही भाग जाता, लेकिन विप्लव वहीं खड़ा रहा। वो सब के सब धीमे धीमे विप्लव के बिल्कुल करीब आए, उसे घूरते रहे और विप्लव के पास से उसे घूरते घूरते ही चले गए। विप्लव को अभी भी उनके कदमों के दूर जाने की आहट सुनाई दे रही थी। उसने पलट के देखा तो एक झटका और लगा उसे। कदमों की आवाज तो थी, लेकिन वो लोग नहीं थे और पानी के बने पैरों के निशान ब्रिज की शुरुआत से लेकर आखिर तक हर कदम की आहट के साथ अपने आप बनते जा रहे थे। आज की रात विप्लव उस चीज से डर रहा था जिसे देखने के लिए आज तक वो इधर उधर पता नहीं कहां कहां घूमता था। और आज जब मुलाकात हुई तो विप्लव जरा सी देर में भागने को तैयार हो गया। उसने तुरंत जेब से फोन निकाला और अपने दोस्त अली को फोन मिलाया, लेकिन किस्मत जब साथ छोड़ती है तो पूरी तरह छोड़ती है। फोन मिलाने पर एक ही चीज बार बार उसे सुनाई देती रही, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। प्लीज ट्राई अगेन लेटर, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। अली ही इकलौता ऐसा था जो उसकी बात पे भरोसा करता और इतनी रात को यहां पर आता, क्योंकि उसे ही इस आर्टिकल के बारे में विप्लव के अलावा पता था। विप्लव रुका नहीं, फोन ट्राई करता रहा और हर बार फोन अनरीचेबल रहा। इस वक्त पूरा ब्रिज खाली पड़ा था। न वो 4 लोग थे, न कोई छोटा या बड़ा जहाज। विप्लव की जैसे जान में जान वापस आ गई थी। उसे ब्रिज के आखिर में एक कांच का फोन बूथ दिखाई दे रहा था। मोबाइल से ना सही उस लैंडलाइन से ही अली को फोन कर लिया जाए, ये सोच के तुरंत उस बूथ की ओर दौड़ा। उस फोन बूथ का दरवाजा बंद करके रिसीवर उठा के उसने नंबर डायल किया तो लगभग तुरंत ही उसे रिंग सुनाई दी। उधर से अली की आवाज आई, हेलो। विप्लव ने तुरंत सिक्का डाला और इधर से कहना शुरू किया, अली, जिस आर्टिकल और ब्रिज के बारे में मैंने तुझसे कहा था ना, वो सब सच है भाई। मैं यहां पर फंसा हुआ हूं, जल्दी जल्दी आ जा यहां, तू ही बचा सकता है मुझे, वरना यहां पता नहीं कब 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 क्या हो जाए। अली ने सिर्फ एक सवाल पूछा इन सब बातों के बदले, तूने मोबाइल से फोन क्यों नहीं किया और ये ब्रिज पर लैंडलाइन कहां से आया? विप्लव ने जवाब में बताया कि ये तो वही फोन बूथ है जो ब्रिज के आखिर में एक कोने में बना हुआ है, और मोबाइल से जब उसका नंबर ट्राई कर रहा था लगा नहीं, इसलिए बोलकर इस टेलीफोन बूथ से उसने फोन किया। उधर से अली ने चिल्लाते हुए फोन पर कहा, विप्लव, मेरी बात ध्यान से सुन, तू फोन रखना मत, फोन को होल्ड पे ही रखना, मैं वहां पर तुरंत आ रहा हूं। फोन के रिसीवर को रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर विप्लव ने कोई सवाल पलट के अली से नहीं पूछा, बस बाहर देखता रहा, क्योंकि बाहर से आती एक आवाज ने विप्लव को दहला दिया था। बाहर देखा
तो विप्लव को वही चारों लोग पूरे बूथ को घेर कर खड़े होकर खटखटाते हुए दिखाई दिए और उन सब के साथ कई लोग और भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाइन लगी थी इस पीसीओ के बाहर, शायद अपने चहेते लोगों से बात करने के लिए। विप्लव फोन को होल्ड किए हुए था और बाहर वो लोग खटखटाए जा रहे थे और दूसरी तरफ से अली एक ही बात फोन पे कहता जा रहा था, भाई कुछ भी हो जाए वापस होल्डर पे रिसीवर मत रखना, फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, मैं तुरंत आ रहा हूं वहां पे। और इसी बीच उस बूथ के बाहर उन 4 लोगों के साथ और भी भीड़ इकट्ठी होती रही। विप्लव सोच ही रहा था करे तो क्या करे। उतनी देर में फोन होल्ड किए हुए उधर से अली आता हुआ दिखा। वो भागता हुआ बूथ तक आता इससे पहले ही उन चारों लोगों ने अली को झपट के पैरों से पकड़ा और घसीटकर पीछे की तरफ ले जाने लगे। अली चिल्लाता रहा लेकिन उसकी सुनने वाला था ही कौन। विप्लव कुछ भी हो दोस्त था, वो तुरंत उसे बचाने बाहर भागा, लेकिन इस बीच एक गलती वो कर गया जो करने से अली ने मना किया था। वही काम विप्लव ने कर दिया। रिसीवर को वापस होल्डर पे लगाने से मना किया था अली ने। विप्लव के रिसीवर को रखते ही वो लोग जो अली को लेकर जा रहे थे वो एकदम से जैसे बुत बनकर खड़े हो गए। अली का चिल्लाना भी रुक गया था। उन्होंने अली को छोड़ दिया था। अली खड़ा होकर कपड़े झाड़ते हुए विप्लव के पास आया और उसने कहा, मना किया था ना तुझे रिसीवर रखने से, अब मैं क्या करूं? तू मेरी बात मान लेता तो कम से कम तू जिंदा रहता, लेकिन तू जिद्दी ही रहेगा। अब क्या करूं मैं? अब तू भी रोज लाइन लगाकर यहीं खड़ा रहेगा हम सबके साथ। इतना कहके अली विप्लव की ओर बढ़ा। विप्लव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ बोले इससे पहले ही अली ने किसी चीज से उसके सर पे जोर से मारा और विप्लव वहीं गिरकर तड़पने लगा। अली ने विप्लव को पैर से पकड़ा और उसे ब्रिज के बीचों बीच घसीट कर ले जाते हुए उसे पूरी बात बताई। काफी पहले नदी के इस पार ऐसी बस्ती हुआ करती थी जिन्हें छुआछूत के नाम पे उस पार से यहां इस पार भेज दिया जाता था और इस तरफ आकर वो अपनों से दूर होके किसी तरह अपनी जिंदगी जिया करते थे। अपनों से बात करने का, उनकी आवाज सुनने का सिर्फ यही एक जरिया था, ये टेलीफोन बूथ। कभी कोई इस पार मिलने आ जाता तो जो मिलने आता और वो जिससे मिलने आया था, दोनों को सजा मिलती थी। हर तरफ से जीना दुश्वार था यहां के लोगों का। आते जाते लोग थूकते भी नहीं थे और अब उनके साथ साथ हमारी बारी है। इतना कहके अली विप्लव को घसीटता हुआ ब्रिज के बीचों बीच ले गया। ब्रिज खुलने का सायरन बजा और ब्रिज
ब्रिज धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। ब्रिज के पूरी तरह खुलते ही अली ने विप्लव को उल्टा लटका दिया। विप्लव को अली के पीछे खड़े वो सारे लोग दिख रहे थे जो ऐसे खड़े थे जैसे विप्लव की मौत का तमाशा देखने आए हो। विप्लव को अब ब्रिज से गिर के पानी की तरफ जाते जाते सिर्फ हवा की आवाजें अपने कानों में सुनाई दे रही थी और तकरीबन 100 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से बहती नदी में गिरने पे जो होता है वही विप्लव के साथ भी हुआ।